देखिए, तीसरा और जो नेक्स्ट टॉपिक है अब है पेरिफेरल प्रोटीन्स का। कल हमने बताया था आपको कि लिपिड्स की कंपोजिशन क्या है, क्या क्या लिपिड्स पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये बताया था कल लिपिड्स के बारे में। फिर प्रोटीन्स के बारे में बताया था, इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में। इंटीग्रल प्रोटीन्स की हमने प्रॉपर्टी बताई आपको। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोफोरिन, उसका एग्जाम्पल है इंटीग्रल प्रोटीन्स का। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बैंड-3 प्रोटीन और फिर पोरिन। ये 4 चीजें हमने कल करवाई थी आपको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स का। पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम डिस्कस करना है। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको मिलेंगे कहाँ? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पे। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, तो ये इसको आपको कहाँ मिलेंगे? सरफेस पे मिलेंगे। ये तो इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गया आपका। और ये जो है आपका, ये क्या है? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है जिसको हम बात कर रहे हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है आपका। मोस्टली पेरिफेरल प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्मिक फेस है नीचे की साइड, वहां पर मिलते हैं मोस्टली। लेकिन कई बार ऊपर की साइड भी दिखाया जाता है, तो ऊपर की साइड भी ये हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो पेरिफेरल प्रोटीन्स में आपको बॉन्डिंग मिलेगी, वो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग मिलेगी। इस बॉन्डिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग कहोगे आप, या फिर इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हो, या फिर आप सीधा नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग कह सकते हो। नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग भी इसको आप बोल सकते हो। नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग भी इसको बोल सकते हो, ध्यान रखना। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्मिक फेस की साइड मिलेंगे आपको मोस्टली। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, इसको हम नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो ये बॉन्डिंग मैंने बताई है आपको, ये बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है, कमजोर होती है। तो अगर इन प्रोटीन्स को हमने आइसोलेट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अगर इन प्रोटीन्स को हमने आइसोलेट करना है, तो हमें ज्यादा किसी डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें एसडीएस की जरूरत पड़ेगी, ना हमें ट्राइटोन X100 की जरूरत पड़ेगी। हम सिंपल साल्ट सॉल्यूशन लेके इन प्रोटीन्स को हम यूज कर सकते हैं, या इनको आइसोलेट कर सकते हैं। तो कोई हाई फाई किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनके बीच में बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग पहले से ही कमजोर है, वो बॉन्डिंग पहले से ही वीक है। तो इसलिए किसी हाई आपके सोप की या डिटर्जेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। तो मैं लिख देता हूं, सिंपल साल्ट सॉल्यूशन काफी है। सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन काफी है इसको आइसोलेट करने के लिए। ठीक है। तीसरी बात इसमें आपको याद रखना है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, जो ये पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के बाहर या अंदर, ये इस मेम्ब्रेन को एक तरह से इसका नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। जो नेटवर्क बनाते हैं, तो ये फिर उसके आप कहोगे मैकेनिकल सपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स मैकेनिकल सपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल सपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए आप आगे, जो ये प्रोटीन्स हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, दे वर्क एज ए एंजाइम। क्या? ये एंजाइम की तरफ काम कर सकते हैं, एंजाइम की तरह। कई बुक्स में या फिर पेपर्स में लिखा हुआ है कि जो पेरिफेरल एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शन। उसको बनाता भी है और उसको तोड़ता भी है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स वर्क एज ए रिसेप्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं, एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। एंजाइम भी काम कर सकते हैं और रिसेप्टर की तरह। तो दोनों लिख देता हूं मैं, वर्क एज ए एंजाइम और एंड रिसेप्टर, दोनों की तरह ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले आपके कर सकते हैं, एंजाइम की तरह भी और रिसेप्टर की तरह भी। अब देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन्स का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल बेटा इसमें स्पेक्टिन है।
जो आरबीसी में पाया जाता है, एनकारिन भी है, ये भी आरबीसी में पाया जाता है, एक्टिन है, ये भी आरबीसी में पाया जाता है, बैंड 4.1 ये भी आरबीसी में पाया जाता है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आरबीसी पेरिफेरल प्रोटीन्स। आरबीसी के जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उनका एग्जांपल इसमें कई बार पूछा जाता है पेपर में। स्पेक्ट्रिन से और एनकारिन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। साथ साथ में आपको एक्टिन और बैंड 3 भी याद रखना है। अब इस एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या एग्जांपल है देखिए एक बार आप। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्पेक्ट्रिन की। किसकी बात करता हूं? स्पेक्ट्रिन की। एग्जांपल देखिए, जो स्पेक्ट्रिन है, ये स्पेक्ट्रिन जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है किसका? आरबीसी का। तो आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बाइकनकेव। कैसी शेप होती है? बाइकनकेव। आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बाइकनकेव। तो जब भी किसी टाइप की कोई बॉडी में स्ट्रेस आती है, हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की कोई स्ट्रेस हो, पढ़ाई की हो या किसी भी टाइप की हो, उस केस में आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप है वो चेंज हो जाती है। जब आरबीसी की जो शेप बाइकनकेव चेंज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन का फ्लो वगैरह है वो थोड़ा कम हो जाता है ना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारी बॉडी में। सिकल सेल एनीमिया डिजीज या कुछ भी डिजीज हमारी केस में हो सकती है। तो जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बाइकनकेव शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप है, जो स्ट्रेस के टाइम पे चेंज होती है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पेक्ट्रिन। शेप को मेंटेन रखती है बाइकनकेव, इसको चेंज नहीं होने देती। अगर चेंज हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये चेंज नहीं होने देती। हिसाब से देखा जाए बेटा, ये एक साइटोसोलिक प्रोटीन है। साइटोसोलिक प्रोटीन है, ध्यान रखना, है ना? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, उधर नीचे की साइड मिलेगा, यहां पर पेरिफेरल प्रोटीन्स है। दूसरी बात, ये हेट्रोडाइमर है। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन क्या है? हेट्रोडाइमर है। अब हेट्रोडाइमर मतलब क्या है? दो चेन है, अल्फा एंड बीटा। दो चेन है, हेट्रोडाइमर है तो अल्फा एंड बीटा दो चेन है। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन, जब फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो हेट्रोडाइमर चेन है दे आर सेल्फ एसोसिएट। वो क्या बनती हैं? सेल्फ एसोसिएट होती हैं आपस में। क्या होती हैं? आपस में सेल्फ एसोसिएट होती हैं। जब सेल्फ एसोसिएट होती हैं तो बेटा अल्फा बीटा और अल्फा और बीटा, तो क्या बन जाता है? ये टेट्रामर बन जाता है। क्या बन जाता है? टेट्रामर। 4 यूनिट इकट्ठी होगी, सेल्फ एसोसिएट। अगर बहुत डिटेल में जाना है तो जो अल्फा होती है, मानो ये अल्फा है, ये इसका सी टर्मिनल है, ये इसका एन टर्मिनल है, तो अल्फा का एन टर्मिनल ये वाला और बीटा का सी टर्मिनल, ये आपस में बैंड हो जाते हैं और आपस में सेल्फ एसोसिएशन इनका हो जाता है। सेल्फ एसोसिएट आपस में हो जाते हैं। तो बाई चांस क्वेश्चन बहुत अंदर से आ जाए तो ये पूछा जा सकता है कि अल्फा यूनिट का कौन सा पोर्शन, मतलब एन टर्मिनल बैंड होता है और बीटा का सी टर्मिनल बैंड होता है। हालांकि इतना डीप में शायद नहीं पूछा जाएगा। तो ये सेल्फ एसोसिएट हुए। जब सेल्फ एसोसिएट हुए तो क्या बना? टेट्रामर। तो टेट्रामर जो बनता है ये फंक्शनल है, फंक्शन ये करेगा, ये एक्टिव स्टेज है, और जो हेट्रोडाइमर था वो इनएक्टिव स्टेज थी। समझ गए बात को? है? अब जो ये टेट्रामर बना है ये एक साइड से बाइंड होगा किससे बेटा? एक्टिन से। किससे बाइंड होगा? एक्टिन प्रोटीन से। और एक साइड से बाइंड होगा किससे? ये बैंड 4-1 प्रोटीन से। बैंड 4-1 प्रोटीन। एक साइड से इससे बाइंड हो गया है एक्टिन से, दूसरी साइड किससे बाइंड हो गया है? बैंड 4-1 प्रोटीन से। जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को आप जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। और यही जंक्शनल कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, है ना? तो स्ट्रेस में मैंने जैसे कहा स्पेक्ट्रिन बाइकनकेव शेप को मेंटेन करता है, उसके लिए ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। जब बनेगा तभी एक्टिन और ये सारे उसके साथ अटैच होंगे। टेट्रामर फॉर्मेशन होना जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखें। इस टाइप से ये आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप है
उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक केस। दूसरा केस और देखिए आप इसमें, जिसको एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, दूसरा है एनकारिन। अंकिता बेटा क्लियर है भाई ये बात? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। दूसरा देखिए, दूसरा है एनकारिन। एनकारिन भी एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, नीचे की साइड मिलता है आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, है ना। लेकिन एज कंपेयर टू स्पेक्ट्रिन इसका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है ना, लार्ज एज कंपेयर टू स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये एनकारिन प्रोटीन बनाया है हमने, ये एनकारिन प्रोटीन है, ये एक साइड से बाइंड होता है बेटा, किससे? आपका स्पेक्ट्रिन से, जो ऊपर अभी बताया था हमने। एक साइड स्पेक्ट्रिन से बाइंड होगा और एक साइड बाइंड होगा बैंड 3 प्रोटीन से। किससे? बैंड 3 प्रोटीन से। इसको भी आप जंक्शन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो यहां पर। अब क्वेश्चन यहां से दो निकलते हैं आपके सामने, अगर आपने ध्यान दिया हो। स्पेक्ट्रिन की 2 यूनिट हैं, अल्फा और बीटा। तो आपसे यह पूछा जाए पेपर में कि एनकारिन किससे बाइंड होता है, अल्फा से या बीटा से, तो आप कहोगे बीटा से, है ना। स्पेक्ट्रिन की बीटा यूनिट जो है वो एनकारिन से बाइंड होती है। दूसरा, आप क्या इसको समझ पा रहे हो, ये क्या है? बैंड 3 प्रोटीन। बैंड 3 प्रोटीन तो इंटीग्रल प्रोटीन है, आरबीसी का क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन्स है। जब ये आरबीसी का इंटीग्रल प्रोटीन्स है तो आप तो ये समझो कि एनकारिन जब इसके साथ अटैच हो जाती है तो एनकारिन प्रोटीन बैंड 3 प्रोटीन्स के डिफ्यूजन को रोकती है। क्या करती है? डिफ्यूजन को रोकती है। जब बैंड 3 प्रोटीन का डिफ्यूजन नहीं होगा तो जो इसका काम था, काम क्या था इसका? क्लोराइड को अंदर लाना और बाइकार्बोनेट आयंस को बाहर भेजना। उस काम को ये प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है। एडवांटेज ठीक है, एडवांटेज ये ठीक है कि एनकारिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बाइकनकेव शेप ऑफ आरबीसी। बट अगर ये एनकारिन इस बैंड 3 प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया है तो बैंड 3 प्रोटीन का जो डिफ्यूजन है वो कम होगा, और जब कम होगा तो जो इसका प्रॉपर फंक्शन था इस प्रोटीन का, वहां पर कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है। ठीक है, अफेक्ट होगा तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी, है ना। और फंक्शन मैंने कल अच्छे से इसको समझा रखा है। अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं लिया तो उसकी वीडियो पढ़िए लास्ट वाले, वो इसको रिवाइज कर लेना वहां से। ठीक है, इसका काम सीधा सा ये क्या है? क्लोराइड को अंदर लाना और बाइकार्बोनेट को बाहर भेजना है, ये बताया था हमने आपको। तो ऑक्सीजन से बाइंड होके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये भी आप कह सकते हो कि आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप है उसको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, आगे देखो बेटा। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स का एग्जांपल हमने करवा दिए। अब आगे देखिए थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट और हर बार जिसमें से क्वेश्चन आता है, हर बार आएगा, आगे भी आएगा। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड में घुसे हुए, है ना, लिपिड के साथ जुड़े हुए वो प्रोटीन्स जो लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम क्या कह देंगे? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन बोलेंगे। तो पहली बात तो यह है बेटा, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो पहले वाले में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग थी, दूसरे पेरिफेरल में इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग थी, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, ध्यान रखिए इस बात। दूसरी बात यह है कि लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की सिंथेसिस कहां होती है? काजल, भारती बताइए आप, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती है? चलिए कोई बात नहीं। देखिए वो प्रोटीन्स जो फ्री राइबोसोम्स पे जिनकी सिंथेसिस हुई है, किस पे हुई है? फ्री राइबोसोम्स पे। तो ये फ्री राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस हुई, ये इसका सी टर्मिनल है और ये इसका एन टर्मिनल है। समझे बात को? तो जब इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो चुकी है तो ये प्रोटीन आगे जाता है और इसके साथ क्या अटैच होते हैं? लिपिड अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? लिपिड। समझे बात को? इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया है? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन बोल दिया है। लिपिड की अटैचमेंट होती है इसके साथ। जब लिपिड की अटैचमेंट होती है तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैचमेंट शो कर सकते हैं। एक बात।
दूसरी बात इसमें से आपको ये निकल के आती है कि इसमें कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि इसके अंदर जीपीआई लिंकेज भी होती है। कौन सी? जीपीआई लिंकेज, ये भी कह सकते हो आप, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल अनस्टॉल लिंकेज। लिख देता हूं मैं, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल लिंकेज। तो ये भी बेटा इसमें कई बार इसको हम कहते हैं, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनको हम जीपीआई प्रोटीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीपीआई प्रोटीन, जीपीआई प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखें बात। अब देखिए हमने बताया यहां पे मॉडिफिकेशंस कि प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ क्या अटैच होते हैं? लिपिड अटैच होते हैं। अब जो लिपिड अटैच होते हैं यहां पर 3 टाइप की मॉडिफिकेशंस होती है। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। और जो 3 टाइप बता रहा हूं मैं, इसमें से क्वेश्चन चाहे नेट हो, चाहे एचपीएससी हो, चाहे कोई भी हो, मोस्टली पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए क्या है क्या नहीं है, समझिए इस बात को। देखिए बेटा, एक ये प्रोटीन है, ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है। क्या है? एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल है। एक इसके सी टर्मिनल पे सिस्टीन रेजिड्यू है। क्या है? सिस्टीन अमीनो एसिड है। मैंने ये सिस्टीन अमीनो एसिड बना दिया है। क्या बना दिया है? सिस्टीन अमीनो एसिड बना दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, इस सिस्टीन अमीनो एसिड से अगर प्रीनाइल ग्रुप अटैच हो जाए, कौन सा ग्रुप? प्रीनाइल ग्रुप, प्रीनाइल ग्रुप अटैच हो जाए, प्रीनाइल ग्रुप। ठीक है, और लिंकेज कौन सी हो? लिंकेज हो यहां पर CH2S और CH2, इसको बोलते हैं बेटा थायो ईथर लिंकेज। कौन सी लिंकेज? थायो ईथर लिंकेज, थायो ईथर लिंकेज। समझे बात को? इसको थायो ईथर लिंकेज बोलते हैं। तो एक प्रोटीन है, उसका सी टर्मिनस है, उस पर सिस्टीन अमीनो एसिड है। ठीक है, उस सिस्टीन अमीनो एसिड से प्रीनाइल ग्रुप अटैच हो गया है। लिंकेज कौन सी है? थायो ईथर। कौन सी लिंकेज है? थायो ईथर। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं प्रीनाइलेशन। क्या बोलते हैं? प्रीनाइलेशन। बेटा ये पूछा जाता है, प्रीनाइलेशन बोलते हैं। अब देखिए जो ये प्रीनाइल ग्रुप है, इधर देखो निधि, ये जो प्रीनाइल ग्रुप है यहां पर बेटा हो सकता है फर्नीसाइल हो, फर्नीसाइल हो। ठीक है, जो कि 15 कार्बन का है, 15 कार्बन का है। हो सकता है क्या हो? जेरेनाइल, जेरेनाइल, ये कितने कार्बन का हो? 20 कार्बन का। 15 कार्बन का भी अटैच हो सकता है प्रीनाइल ग्रुप, और 20 कार्बन का भी अटैच हो सकता है क्या? प्रीनाइल ग्रुप। 15 कार्बन का है तो फर्नीसाइल बोल देंगे, 20 कार्बन का है तो जेरेनाइल, जेरेनाइल बोल देंगे। है क्या? प्रीनाइल ग्रुप में। ठीक है, और ये जो कार्बन है दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। कैसे हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। बात समझे? बाई चांस एंजाइम का नाम पूछ ले जाए तो फर्नीसाइल ट्रांसफरेज और जेरेनाइल, जेरेनाइल ट्रांसफरेज। These enzymes are responsible for transferring the prenyl group to the C terminal of the protein. क्या क्या चीज याद रखनी है इसमें? कौन सा टर्मिनल है? C। अमीनो एसिड कौन सा है? सिस्टीन। ग्रुप कौन सा है? थायोईथर। लिंकेज कौन सी? ये जो ग्रुप अटैच हुआ है प्रीनाइल, लिंकेज थायोईथर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। अभी जो लिपिड अटैच हुआ है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहली प्रोसेस है, कौन सी? प्रीनाइलेशन। ये बात ध्यान रखें आप, कौन सी? प्रीनाइलेशन। दूसरी देखो बेटा, मेरिस्टोलाइसन, मेरिस्टोलाइसन है ना? मेरिस्टोलाइसन दूसरी प्रोसेस है। इट मींस इसमें कौन सा ग्रुप अटैच होगा? मेरिस्टिक ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो एक प्रोटीन, इसका सी टर्मिनल, इसका एन टर्मिनल। एन टर्मिनल पर कौन सा अमीनो एसिड होगा? ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो एसिड होगा? ग्लाइसिन। समझे बात को? इस ग्लाइसिन अमीनो एसिड से क्या अटैच होगा? मेरिस्टिक
मेरिस्टिक ग्रुप अटैच होगा। समझे बात को? नहीं होगा, क्या अटैच होगा? मेरिस्टिक ग्रुप अटैच होगा। ध्यान रख बेटा इसका, आपको मेरिस्टिक ग्रुप अटैच होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये मेरिस्टिक ग्रुप है, इट इज द 14 कार्बन का और सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 40 कार्बन का है। और ग्रुप लिंकेज कौन सी होगी? लिंकेज होगी बेटा अमाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज होगी? अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज बनाने के लिए बनती ऐसे है, HNCO, ये लिंकेज है, तो ये लिंकेज होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, N पोर्शन होगा, N टर्मिनल होगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होगा, मेरिस्टिक ग्रुप होगा जो कि 14 कार्बन का है और सैचुरेटेड है, और लिंकेज कौन सी है? अमाइड लिंकेज है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा बेटा, पाल्मिटोलाइसन। पाल्मिटोलाइसन बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये एक प्रोटीन है, दोबारा से सी टर्मिनस एन टर्मिनस। यहां पर बेटा सिस्टीन दोबारा से रेजिड्यू होगा। कौन सा? सिस्टीन अमीनो एसिड होगा। अब डिफरेंस ये है कि ये अमीनो एसिड यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, एन पे भी हो सकता है और सी पोर्शन पे भी हो सकता है। होगा सिस्टीन ही अमीनो एसिड, ध्यान रखना है। सिस्टीन रेजिड्यू होगा, या तो सी पे होगा या किस पे होगा? एन पे होगा। समझे बात को? कौन सा ग्रुप अटैच होगा? पाल्मेटिक ग्रुप अटैच होगा। और ये बेटा कितने कार्बन का है? 15 कार्बन का है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और लिंकेज कौन सी होगी? थायो एस्टर। तो इसमें और इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थायो ईथर में और थायो एस्टर में। ये लिंकेज आप ध्यान रखें, थायो एस्टर लिंकेज जो बेटा इस केस में होगी, ये आपको पता होना चाहिए, थायो एस्टर लिंकेज। ठीक है, और ये बेटा क्या, कौन सा? थायो पाल्मेटिक ग्रुप, हाँ हाँ 16 कार्बन का है, बिल्कुल बिल्कुल 16 कार्बन का है। ठीक है, 16 कार्बन का है। ठीक है, तो पाल्मेटिक ग्रुप जो है वो 16 कार्बन का है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ध्यान रखें इस बात को। और लिंकेज कौन सी है? थायो एस्टर। अमीनो एसिड कौन सा है? सिस्टीन। कहां पे है? सी पे भी हो सकता है और एन पे भी हो सकता है। इससे एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, अब कहां से कैसे मिलेगा, कौन सा ग्रुप पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वो तो पता चलेगा, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें, पता होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, आगे देखिए। अब तो ये आपका हो गया क्या? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के बारे में बात होगी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आएगा वो है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे अब। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ बोलो। बोर्ड विजिबल नहीं बेटा? अच्छा अच्छा, एक मिनट देख लिया करो बेटा। देखो आगे मूवमेंट ऑफ प्रोटीन की बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये प्रोटीन्स हैं, फिर से ये प्लाज्मा ऐसे वो है, लिपिड्स हैं। तो हमने ये बोला है कि मूवमेंट्स कैसे कैसे होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, 3 टाइप से मूवमेंट होती है। पहला है रोटेशनल मूवमेंट, दूसरा है बेटा लेटरल मूवमेंट,
और थर्ड है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये 3 टाइप की मूवमेंट जो है वो होती है। रोटेशनल का मतलब क्या है? अगर ये प्रोटीन अपनी जगह पे ऐसे घूमता रहे, अपनी जगह बस, है ना, ऐसे घूमता रहे, उसको क्या कह देंगे हम? रोटेशनल मूवमेंट कह देंगे। कॉमन है, ज्यादा नहीं है लेकिन कॉमन है। लेटरल मूवमेंट सबसे कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी है? मोस्ट कॉमन यही है, लेटरल मूवमेंट ही है। ठीक है, लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या है? जो ये प्रोटीन्स हैं ये ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे। लेटरल मूवमेंट के मतलब क्या है? ये प्रोटीन आपके ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे मूवमेंट हो, उसको हम कह देंगे लेटरल मूवमेंट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कॉमन यही पाई जाती है। लेटरल मूवमेंट ही सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये ध्यान रखें बात आप। और तीसरा बेटा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, जो बहुत रेयर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बहुत रेयर पाई जाती है। आप ये कह सकते हो वंस पर मंथ, मंथ में एक बार ये होगी तो होगी, शायद ना भी हो। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा क्रॉस करना पड़ता है प्रोटीन्स को ऐसे, और पूरे क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा एटीपी जो है वो कंज्यूम होती है। इसलिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत रेयर शो होती है। रेयर मींस बहुत रेयर। मैंने बोल दिया मंथ में एक बार शो हुई तो हुई, हो सकता है ना भी हो। समझे बात? तो ये 3 टाइप की मूवमेंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शो होती है। अब क्वेश्चन ये है, जो ये मूवमेंट होती है क्या वाकई में ऐसी मूवमेंट होती भी हैं या नहीं होती हैं? इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए 3 या 4 टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स को थोड़ा वो करते हैं कि भाई वाकई में मूवमेंट होती है या नहीं होती है। देखो आप, पहली मूवमेंट या टेक्निक कौन सी है? हाइब्रिडोमा टेक्निक। पहली मूवमेंट बेटा कौन सी है? हाइब्रिडोमा टेक्निक, पहली वाली। देखिए इसमें 2 सेल्स ली गई, एक सेल ये ली गई, एक ये सेल। ये ह्यूमन सेल है बेटा और ये माउस सेल है। ये ह्यूमन सेल है और माउस सेल है। अब ह्यूमन सेल और माउस सेल पे क्या है? प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स है। उस पे ये तो प्रूव कर चुके हैं हम, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इन प्रोटीन्स को हमने क्या कर दिया? डाई से वो कर दिया हमने, क्या कर दिया? टैग कर दिया। जो डाई है, इस डाई का नाम फ्लोरोसिन डाई कह देते हैं हम। फ्लोरोसिन डाई है जो कि ग्रीन कलर है। कैसा कलर है? ग्रीन। दूसरी जो ह्यूमन सेल है, इसके अंदर हमने कैसे कर दिया? रेड से। क्या कर दिया? रेड डाई से। इसका नाम हमने बता दिया रोडोमाइन डाई, रोडोमाइन बोल दिया। अब इन दोनों सेल्स को हमने क्या करवा दिया? फ्यूज करवा दिया। ये फ्यूज करवा दिया दोनों सेल्स को। तो यहां तक ये मान लीजिए इधर हाथ में ये है, तो इसके जो प्रोटीन्स हैं वो ये इधर हैं सारे, वो टैग हो रखे। जो इधर वाले हैं वो ऐसे टैग हो रखे। अब इसको फ्यूज करवाने के बाद हमने 1 आवर के लिए छोड़ दिया। 1 आवर के लिए छोड़ दिया। 1 आवर बाद हमने देखा, तो हमने क्या देखा? तो कुछ प्रोटीन्स तो यहां पे ऐसे हैं, कुछ ऐसे रैंडमली, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो, रैंडमली। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स की मूवमेंट इधर से उधर रही होगी, इधर से उधर रही होगी। अगर मूवमेंट नहीं होती तो 1 घंटे बाद भी ये वाले इधर होते और ये वाले इधर होते। समझने के लिए सिंपल सा लैंग्वेज में आप कह सकते हो, ये देखो ये फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें यहां पे रेड वाले हैं, इधर वाले येलो ग्रीन वाले हैं। ठीक है, ये खिलाड़ी प्लेयर्स हैं यहां पे। अब जब तक इन खिलाड़ियों की मूवमेंट नहीं होगी तब तक ये वाले इधर रहेंगे, तब तक ये वाले इधर रहेंगे। लेकिन जैसे ही रेफरी जो होता है वो बजाता है, स्टार्ट करता है, विद इन 2 मिनट, विद इन 1 मिनट सारा मिक्सअप हो जाता है। कब हुआ है मिक्सअप? जब प्रोटीन्स की मूवमेंट हुई है, जब इन प्लेयर्स की मूवमेंट जो है वो हुई है, वो तभी मूवमेंट उनकी होगी या मिक्सअप होगा जब उनकी मूवमेंट होती होगी। अगर मूवमेंट नहीं होती
तो ये वाले प्रोटीन्स जो टैग हुए हैं ग्रीन से वो इधर रहते और रेड वाले इधर रहते। भारती बेटा क्लियर बात? शिवानी ठीक है बेटा, आगे देखिए अब नेक्स्ट दूसरी टेक्निक। दूसरी टेक्निक की बात करते हैं हम, फ्रैप टेक्निक। फ्रैप, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, है ना। देखिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये सारे प्रोटीन्स हैं। इनको हमने क्या कर रखा है, टैग कर रखा है। इन सबको क्या कर रखा है हमने, टैग कर रखा है डाई से। डाई का नाम अब चाहे कुछ भी लिख दो, जीएफपी बोल दो, रोडोमाइंड बोल दो, कोई भी डाई बोल सकते हो, ठीक है। और हमने क्या किया, इस एरिया को फोटो ब्लीच किया। इस एरिया को हमने क्या किया, फोटो ब्लीच किया। इस पे हमने लाइट डाली, है ना, लाइट डाली। वहां से उस कलर को हमने क्या किया, हटा दिया। जो डाई थी उसको हमने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। इसको हमने जाता नहीं 30 मिनट के लिए हमने किया, मान लो 30 मिनट्स के लिए इसको हमने किया। उसके बाद इस प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो कुछ देर बाद हमने क्या देखा, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, कि दोबारा से जो ये प्रोटीन थे ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, टैग हो जाते हैं, दोबारा से टैग हो जाते हैं। दोबारा से सेम जो पहली जो वाली जो कंडीशन थी वो दोबारा से आ जाती है। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब जो पिछले वाले प्रोटीन थे वो यहां पे आए होंगे, प्रोटीन की मूवमेंट हुई होगी। अगर प्रोटीन की मूवमेंट नहीं होती, अगर प्रोटीन की मूवमेंट नहीं होती तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया फोटो ब्लीच ही रहता, ठीक है। लेकिन प्रोटीन की मूवमेंट हुई है तो वो एरिया जो है, जो ग्रीन कलर के जो हमने टैग कर रखे थे उन प्रोटीन्स के साथ कवर हो गया है। ध्यान रखें इस बात को, ये तभी पॉसिबल है जब प्रोटीन की मूवमेंट हुई है। अगर नहीं होती है तो ये कवर नहीं होता। अब मैं ये कहता हूं कि अगर इस प्रोटीन की मूवमेंट बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, तो जो रिकवरी है वो फास्ट होगी या लेट होगी, फास्ट होगी। तो हाई द स्पीड ऑफ प्रोटीन्स मूवमेंट, हाई विल बी द रिकवरी, या फास्ट विल बी द रिकवरी, ठीक है। ध्यान रखें, अगर बाई चांस ऐसा कोई ग्राफ आ जाए कि मान लो ये ग्राफ है ऐसा, तो यहां पर ये 100% टैग थी, 100% टैग थी यहां पर, लेकिन हमने फोटो ब्लीच किया तो कितनी रह गई आपकी, ये 80% रहेगी, 80% टैग हुई। हमने फोटो ब्लीच बंद कर दिया तो बहुत तेजी से ये ऊपर ग्राफ जाता है, नॉर्मल हो जाती है। इट मींस जो प्रोटीन की मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है। तो जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा उतना फास्ट इसका क्या होगा, रिकवरी होगा। ये बात आप ध्यान रखें, माइंड में पता होना चाहिए आपको। तो ये दूसरी टेक्निक है। अब तीसरी टेक्निक और देखो, तीसरी टेक्निक के बारे में देखो, फ्लोरोसेंस लॉस। दूसरी टेक्निक बेटा फिलिप है, फिलिप, फ्लोरोसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। हमने क्या किया है, हमने इस एरिया को जो हमने पहले 30 मिनट के लिए फोटो ब्लीच किया था, 30 मिनट के लिए फोटो ब्लीच किया था इस एरिया को, अब इस एरिया को हम रेगुलर फोटो ब्लीच कर रहे हैं, रेगुलर फोटो ब्लीच कर रहे हैं। तो ये एरिया फोटो ब्लीच होगा, हो रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो दूसरा एरिया है यहां पर, ये एरिया भी क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये एरिया भी फोटो ब्लीच हो रहा है, दूसरा वाला। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि प्रोटीन्स की मूवमेंट होती जा रही है, होती जा रही है ऐसे आगे, और यहां पे वो फोटो ब्लीच होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा पूरी की पूरी मेम्ब्रेन ही क्या हो जाएगी, फोटो ब्लीच हो जाएगी। ये मेम्ब्रेन तभी फोटो ब्लीच हो रही है जब पीछे से मेम्ब्रेन की प्रोटीन मूवमेंट जो है, प्रोटीन्स की मूवमेंट जो है होती है। अगर प्रोटीन्स की मूवमेंट नहीं होती तो ये वाला एरिया फोटो ब्लीच नहीं होता, सिर्फ ये वाला एरिया फोटो ब्लीच होता।
लेकिन प्रोटीन्स की मूवमेंट हो रही है, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर उसका कंप्लीट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोटो ब्लीच हो जाती है। उस पर जो प्रोटीन्स थे उन पे डाई अब नहीं रहती। ये तभी पॉसिबल है जब प्रोटीन्स की मूवमेंट होती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। तो ये 3 टेक्निक्स आपको यहां पे याद रखनी है। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। अंकिता ठीक बेटा, चलो आगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में, दीज आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ जीपीआई प्रोटीन। जीपीआई मतलब लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो अब क्या आंसर दोगे? पहला आंसर सुनो, मेरा स्टेटमेंट सुनो कि जीपीआई प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम में है उन्हीं को हमने क्या बोल दिया है? जीपीआई प्रोटीन बोल दिया। पहला फंक्शन हो गया, पहला एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन कि जीपीआई प्रोटीन जो हैं वो वर्क करते हैं एज ए रिसेप्टर। ये तो ठीक बात है, हमने बताई थी, अभी ये भी फंक्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। जीपीआई प्रोटीन्स वर्क एज ए सेल एडिशन प्रोटीन, सेल सेल को अटैचमेंट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, जीपीआई प्रोटीन है दोनों, ये आपस में सेल एडिशन में ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या ये फंक्शन है? ये भी ध्यान रखना आपको। फोर्थ में ये बोलता हूं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से डिवीजन हुआ, मोरूला, ग्लास्टुला, सारा ये बने, ब्लास्टुला वगैरह। इस एम्ब्रियोजेनेसिस में भी क्या इन जी प्रोटीन्स का, जो जीपीआई प्रोटीन्स है, उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल है? आपको कोई सर बिल्कुल है। तो जो हमने चारों फंक्शन बताए हैं, ये चारों फंक्शन जीपीआई प्रोटीन के बिल्कुल ठीक है। पहली बात, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं वो जीपीआई प्रोटीन ही है, वर्क करते हैं रिसेप्टर की तरह, वर्क करते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की तरह, वर्क करते हैं स्पर्म और एग के फ्यूजन में। ठीक है, स्पर्म और एग के फ्यूजन में भी जो जीपीआई प्रोटीन्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अब किसी बच्चे ने नाम सुना हो, जूनो, नाम सुना है ये प्रोटीन, है ना? जूनो प्रोटीन इज ए जीपीआई प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म और एग। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर भी जीपीआई प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो माना जाता है। काजल, बात ठीक बेटा यहां तक? हाँ, अब देखो आगे एक टॉपिक और। ये तो बात हमारी होगी कि कौन कौन इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसको कौन कौन से रीजन्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी मैंने साफ कर दिया, तो दोबारा बनाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं बात करता हूं इसकी कितने टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे बात करता हूं मैं इसकी, 37 डिग्री सेल्सियस पे बात करता हूं पहले इसकी। मैं जो 30 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस, इस पर ये बेटा सेमी सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड होती है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए 37। ना उस पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा है और ना ही कम है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने क्या बोल दिया है? सेमी सॉलिड स्टेज पे है। अब इस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? डाउन करते हैं, 24 तक लेके आता हूं मैं। क्या करता हूं? 24 तक कम किया मैंने टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर कम किया है उसको हम बोल देंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। पहली बात, टेम्परेचर चेंज किया। और 37 जो सेमी सॉलिड था, यहां पर कैसा हो जाएगा? ये सॉलिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी? सॉलिड। इसको बोल देंगे हम ट्रांजिशन फेज। क्या बोल देंगे इसको हम? ट्रांजिशन फेज। टेम्परेचर चेंज हुआ, ट्रांजिशन टेम्परेचर, फेज चेंज हुआ, ट्रांजिशन फेज। बात क्लियर यहां तक? अब आगे देखिए,
अगर बाई चांस मैं इस टेम्परेचर को 37 से ऊपर करता हूं, मैंने कर दिया 43, 44, तो ये सेमी सॉलिड से कैसी हो जाएगी? लिक्विड। कैसे हो जाएगी? लिक्विड। ठीक है, तो इस फेज को भी हम ट्रांजिशन फेज बोलेंगे और ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, ऊपर वाले को भी, है ना? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है 37 से ऊपर, तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया? टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इस 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज होगी। कैसी होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि लिक्विड आ गया, लिक्विड होगा तो ये थोड़ा ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कुछ भी मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर बाहर जा सकता है। समझे बात को? तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो फ्लूइडिटी ऑल्सो डिक्रीज, फ्लूइडिटी भी इसकी डिक्रीज होगी। तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया? टेम्परेचर। दूसरा देखो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दूसरा फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये पहला फैक्टर। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन से लिपिड्स हैं? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनके अंदर ये टेढ़ा होता है, ऐसा। तो जब सिंपल वाले होंगे, है ना, सीधे वाले, तो इनके बीच में बेटा गैप नहीं होगा, इनके बीच में गैप नहीं होगा। जब गैप नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी वो कैसी होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि गैप नहीं होता बीच में। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इनके बीच में क्या होगा? गैप होगा। देखो कितना गैप है ना? तो इनके बीच में गैप होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी, अगर अनसैचुरेटेड है तो ज्यादा होगी। तो जो सर्दियों में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सर्दियों में वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बनाते हैं, और जो गर्मियों में रहते हैं हॉट सी उसमें जो रीजन्स है हमारे, वो कौन से बनाते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो क्या रहे? बना रहे। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरे फैक्टर की बात करें हम, कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैप है तो उस कोलेस्ट्रॉल उसको भरने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसको भरने का काम करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा उतना कम उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होगी। समझे बात को? कोलेस्ट्रॉल का उल्टा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम। कोलेस्ट्रॉल कम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा। ध्यान रखें, क्यों है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होगा तो जो बीच में गैप है उसको भरने का काम कौन कर देगा? कोलेस्ट्रॉल कर देगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ज्यादा है तो कम होगी फ्लूइडिटी, कम है तो ज्यादा होगी। फोर्थ देखिए, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन। मैंने बताया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो शुरुआत में, एक ये लिपिड है, इस लिपिड की 14 से 24 कार्बन तक मैंने लेंथ बताई थी। ठीक है ना, शुरुआत में। तो अगर मान लीजिए एक लिपिड की कितनी लेंथ है? 14, और एक लिपिड की लेंथ कितनी है? 24। तो बेटा किस में इंटरेक्शन ज्यादा होगा? जो 24 वाला है, ये वाला, इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। एक रस्सी ले लो आप, एक रस्सी इतनी लंबी है ना, उसको आप आराम से खोल दोगे। एक रस्सी यहां से वहां तक लंबी है, उसको आप खोल नहीं पाओगे, उसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लेंथ फैटी एसिड चेन की होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डाउन। जाहिर सी बात है, जब स्ट्रॉन्ग होगी तो गैप तो रहेगा ही नहीं ना। जब गैप नहीं रहेगा
तो फ्लूइडिटी क्यों होगी? तो जितनी ज्यादा लेंथ रहेगी फैटी एसिड की उतनी कम क्या रहेगी? फ्लूइडिटी रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और जितनी छोटी लेंथ रहेगी उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रहेगी। उल्टा है, लेंथ छोटी फ्लूइडिटी ज्यादा, लेंथ लंबी फ्लूइडिटी कम। ये बात आप ध्यान रखें, ये आपको पता होना चाहिए। ये फोर्थ फैक्टर है। पांचवा फैक्टर देखिए पीएच। तो किस पीएच पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी? दो तरह के पीएच होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, एक एसिडिक एक बेसिक, एक एसिडिक और एक बेसिक। अगर इन पीएच बेसिक है तो ये जो लिपिड्स हैं दे आर क्लोज, दे विल बी क्लोज, और क्लोज होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम। ठीक है, तो अगर बेसिक पीएच है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम रहेगी, और एसिडिक पीएच है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा रहेगी। बेसिक पर ये सभी मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं, और एसिडिक पर ये मॉलिक्यूल सभी आपके क्या होते हैं? ये दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस कम रहेगा उस केस में आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी। तो डिस्टेंस के ऊपर है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी माइंड में आ रहा हो तो एक बार आप क्वेश्चन कर लीजिए, पूछ लीजिए, किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो। शिवानी, अंकिता बेटा एक बार पूछ सकते हो आप। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। भारती बेटा कोई क्वेश्चन आ रहा हो, पूछो एक बार। ओके, एक टॉपिक और देखिए, लिपिड राफ्ट। कल कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर सिंगल फैटी एसिड चेन किस में होती है? वो भी आएगा आगे, है ना, बताएंगे सारा। तो लिपिड राफ्ट देखिए, लिपिड राफ्ट जो पाया जाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर और साथ साथ ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर ये पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पे, मेम्ब्रेन पर, और ईआर की मेम्ब्रेन पर लिपिड राफ्ट पाया जाता है। अब लिपिड राफ्ट का मतलब क्या है? लिपिड राफ्ट, लिपिड द्वारा किया हुआ गड्ढा, गड्ढा। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से फोल्ड हो जाए ऐसे, इस टाइप से, इसको हमने क्या बोला है? लिपिड राफ्ट बोला है। अब जरूरी नहीं है ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है, मैंने ईआर भी लिखा हुआ है, ईआर में भी ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडोसाइटोसिस जो होती है वहां पर वो ईआर का ही आता है। ईआर में भी ये चीज पॉसिबल है, ईआर में भी होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है और ईआर में भी। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो ये पूछा जाएगा कि लिपिड राफ्ट्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से लिपिड इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले स्फिंगोलिपिड्स। कौन सा? स्फिंगोलिपिड। दूसरा कोलेस्ट्रॉल भी बेटा। तीसरा कैवियोलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। और चौथा जीपीआई, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल आइनोस्टॉल, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल आइनोस्टॉल ये भी पाया जाता है। ध्यान रखें इस बात को, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल आइनोस्टॉल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉर्मल स्फिंगोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कैवियोलिन प्रोटीन्स हैं, जीपीआई है, जो ये स्फिंगोलिपिड्स है इसकी जो लंबाई, ये लेंथ है, एज कंपेयर टू अदर लिपिड्स ज्यादा होती है। द लेंथ ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इज हाई या मोर एज कंपेयर टू अदर लिपिड्स। ये ध्यान रखें आप, ज्यादा लंबे होते हैं, लॉन्गर होते हैं। ये लिख देता हूं मैं, लॉन्गर एज कंपेयर टू अदर लिपिड्स। ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, बताइए लिपिड राफ्ट्स में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता। ये चार याद रखने हैं आपको, जो इससे अलग होगा वो नहीं होगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि लिपिड राफ्ट्स का फंक्शन क्या है, तो पहली बात तो ये है कि लिपिड राफ्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंडोसाइटोसिस में, मैं अभी बताया आपको।
एंडोसाइटोसिस में इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? किसी चीज को अंदर लेना, है ना। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? किसी चीज को अंदर लेना। दूसरा बात यह है कि जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी हैं, उनके इंटरेक्शन में भी इंपोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? लिपिड राफ्ट्स करता है। तो प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन में लिपिड राफ्ट्स का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल है, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। तो जब प्रोटीन और लिपिड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सिग्नल है दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू द इंट्रा सेल्यूलर, बाहर का जो मैसेज है वो अंदर वाले मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात को? तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोसाइटोसिस, दूसरा फंक्शन प्रोटीन और लिपिड का इंटरेक्शन, और तीसरा हम आप ये कह सकते हैं कि ये एज ए रिसेप्टर काम करता है। कैसे? एज ए रिसेप्टर। और रिसेप्टर कौन सा? टायरोसिन काइनेज। बाई चांस पूछा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की तरह भी ये काम कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। बहुत अच्छा सा ये एग्जांपल है बेटा। लिपिड प्रोटीन का इंटरेक्शन जरूरी है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल को इंट्रा सेल्यूलर सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। पहला फंक्शन एंडोसाइटोसिस, दूसरा लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन, तीसरा एज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और फोर्थ आप याद रखना प्राइमरी साइट है इंफेक्शन की, किसकी? वायरस की और बैक्टीरिया की। प्राइमरी साइट फॉर इंफेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। ये चार बातें आपको यहां पे याद रखनी है। जो फंक्शन है किसका, इंपोर्टेंट फंक्शन किसका है? लिपिड राफ्ट्स का। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक हमने रिवाइज कर लिया है। आप एक बार इसको सारा रिवाइज करके जो भी क्वेश्चंस इसमें से हैं वो आप पूछ लेना बेटा।